बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम एक न्यू चैप्टर नंबर 2 रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं रिमान इंटीग्रल्स के मतलब आपको बता चुका हूँ। आज हम रिमान इंटीग्रल की एक जर्नलाइज्ड फॉर्म डैट इज़ कॉल्ड रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल, इसके मतलब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हमने कंटेंट्स पढ़ने होंगे उसमें आपका लोअर एंड अपर रिमान स्टेलजिस सम, लोअर एंड अपर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल्स, रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शंस, कॉशी क्राइटेरिया फॉर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन एंड लास्टली प्रॉपर्टीज ऑफ रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन के मतलब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैंने लिखा है कि इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस मोस्ट जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ द रिमान इंटीग्रल डैट इज़ कॉल्ड रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल। और रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल जो था ये एक डच मैथमेटिशियन था थॉमस जॉन्स स्टेलजिस। उसने रिमान इंटीग्रल की जो थ्योरी है उसके ऊपर वर्किंग की, ठीक है। तो इसने जो एक न्यू इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम इसने रखा रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल। अब इस रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल में और सिंपल रिमान इंटीग्रल में क्या फ़र्क है ये अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम सम बेसिक डेफिनेशंस और नोटेशन जो है इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अब जो न्यू चीज़ है जो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल में और रिमान इंटीग्रल में फ़र्क बताती है वो ये है, मैंने लिखा लेट एफ एंड अल्फ़ा बी अ बाउंडेड फंक्शन। ये एक नई चीज़ है जी आपकी अल्फ़ा, ठीक है। वहाँ पर रिमान जो इंटीग्रल था उसमें अल्फ़ा का कोई ज़िक्र नहीं है। तो मैंने लिखा एफ आपका फंक्शन है, ये तो वहाँ पर भी था और वो बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। याद रखें रिमान इंटीग्रल है या रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल है, ठीक है। इसके लिए आप जो आपका फंक्शन एफ है ये बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। और अल्फ़ा के ऊपर ये कंडीशन है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो आप जानते हैं, एक फंक्शन को आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। अ फंक्शन एफ या अल्फ़ा इज़ कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़ अल्फ़ा का जो डेरिवेटिव है आप लें और वो आ जाए ग्रेटर दैन 0 दैन इट इज़ कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। या आप इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इस तरह भी कह सकते हैं कि इफ़ अल्फ़ा x1 इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा x2 इफ़ x1 इज़ ग्रेटर दैन x2, यानी बड़ी वैल्यू पर आंसर जो है वो बड़ा है और छोटी पर छोटा हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। तो पहले हमने मान लिया कि एफ और अल्फ़ा आपका एक बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर, अल्फ़ा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, वही राइट। अब यहाँ पर अल्फ़ा की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह है, अल्फ़ा सॉरी कह रहा हूँ डेल्टा अल्फ़ा आई यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया। डेल्टा अल्फ़ा आई इज़ दी डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, ठीक है। यानी कि डेल्टा अल्फ़ा आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा अल्फ़ा ई एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एट एक्स आई माइनस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एट एक्स आई माइनस 1, और आई आपका वेरी कर रहा है 1 2 3 सेकंड्स। आगे मैंने लिखा कि यहाँ पर याद रखें कि आपका डेल्टा अल्फ़ा आई जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? सिंस अल्फ़ा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अल्फ़ा आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो फिर मैंने बताया यहाँ पर कि फिर बड़े नंबर पर बड़ा आंसर और छोटे पर छोटा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स आई जो है इज़ ग्रेटर दैन एक्स आई माइनस 1। क्योंकि जब आप यहाँ पर पार्टीशन पी डिफाइन करते हैं तो पार्टीशन पी में जो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं एक्स की वैल्यूज़ की, उसमें नंबरिंग इस तरीके से होती है कि हर आगे आने वाला जो नंबर है वो पिछले से बड़ा है। तो एक्स आई इज़ लार्जर दैन एक्स आई माइनस 1, तो बड़े नंबर पर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी और छोटे पर छोटी बाई इट्स डेफिनेशन। तो अल्फ़ा एक्स आई इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, तो यहाँ से फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, दिस विल बी ग्रेटर दैन 0। तो दिस इज़ वाई डेल्टा अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0। आगे यहाँ पर मैंने नई चीज़ डिफाइन की सुप्रीमम एंड इन्फीमम। मैंने ऐड कर लिया कि आयत इंटरवल पर जो फंक्शन का सुप्रीमम है उसको हम यहाँ पर कैपिटल एम आई से डिनोट कर लेते हैं, और फंक्शन का जो आयत इंटरवल पर इन्फीमम है उसे हम स्मॉल एम आई से डिनोट कर लेते हैं। देन दिस इज़ द अपर रिमान स्टेलजिस सम एंड दिस इज़ द लोअर रिमान स्टेलजिस सम दैट इज़ डिफाइंड एज अपर रिमान स्टेलजिस सम इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n। यहाँ पर ये जो एम आई है दिस रिप्रेजेंट द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन
इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई, जबकि रिमान सम के केस में यहाँ पर आप डेल्टा एक्स आई लिखते थे। ठीक है जी। इन द सिमिलर वे यहाँ पर लोअर जो आपका स्टेलजी सम है, रिमान स्टेलजी सम है, उसमें यहाँ पर स्मॉल एम आई रिप्रेजेंट इन्फीमम ऑफ द फंक्शन। ठीक है। आपने जब भी कभी किसी फंक्शन का जो है वो रिमान सम, ठीक है, डिफ़ाइन करना होता है तो आप सिंपल उसमें लिखते हैं इस तरह। अगर अपर रिमान सम डिफ़ाइन करते हैं तो पहले समेशन लिखेंगे, देन आप लिखते हैं इट्स सुप्रीम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, वैल्यू जिस फंक्शन की भी आप रिमान सम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। अगर एफ ऑफ एक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इनटू अगर रिमान स्ट्रेटजीज है तो फिर आप लिखेंगे डेल्टा अल्फ़ा आई, और अगर रिमान सम है तो फिर आप लिखेंगे डेल्टा एक्स आई। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने लिखा जी इफ़ एम एंड कैपिटल एम आर दी इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ ओवर दी क्लोज इंटरवल ए बी। जब पहले मैंने स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई लिखा था वो आपके पास सुप्रीमम और इन्फीमम थे फंक्शन के ओवर दी आयथ इंटरवल, जबकि यहाँ पर जो स्मॉल एम और कैपिटल एम है दीज आर दी सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ दी फंक्शन एफ ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। देन देखें जी, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो m है दिस इज़ दी इन्फीमम ऑफ f ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, और दिस एम आई रिप्रेजेंट दी इन्फीमम ऑफ f ओवर दी आयथ इंटरवल। तो छोटा इंटरवल आपका कौन सा है? एज आपका जो ये वाला इंटरवल है एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स आई, दिस इंटरवल इज़ अ सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ऐसे ही है। तो याद रखें आपके पास जो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू या इन्फीमम वैल्यू है छोटे इंटरवल पर हमेशा बड़ी होती है और बड़े पर छोटी होती है। मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये की पॉइंट आपने याद रखना है। मैंने लिखा है जी रिमेंबर हेयर इन्फीमम ऑफ एफ ओवर स्मॉलर इंटरवल इज़ ऑलवेज लार्जर दैन इन्फीमम ऑफ एफ ओवर बिगर इंटरवल। यानी बड़े इंटरवल पर इन्फीमम निकालेंगे, ठीक है, उसका आंसर हमेशा छोटा होगा, छोटे इंटरवल पर निकालेगा इन्फीमम से। वाइल सुप्रीमम ऑफ एफ ओवर लार्जर इंटरवल इज़ बिगर दैन सुप्रीमम ऑफ एफ ओवर स्मॉलर इंटरवल। यानी कि सुप्रीमम के केस में आपका इंटरवल जितना बड़ा है, ठीक है, उतना एफ़ का सुप्रीमम ज़्यादा बड़ा होगा, और छोटा इंटरवल है तो उतना सुप्रीमम छोटा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो m है ये आपका सुप्रीमम है f का ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। एम आई दिस इज़ दी इन्फीमम ऑफ दी आयथ इंटरवल, और कैपिटल एम आई इज़ दी सुप्रीमम ऑफ एफ ओवर दी आयथ इंटरवल। अब सुप्रीमम हमेशा अपने इन्फीमम से बड़ा होता है, तो लिहाजा कैपिटल एम आई इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन स्मॉलर एम आई, और फिर कैपिटल एम दिस इज़ दी सुप्रीमम ऑफ एफ ओवर दी क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी बड़ा है और आयथ इंटरवल छोटा है, तो लिहाजा ये वाला सुप्रीमम इससे बड़ा होगा। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर डेल्टा अल्फा ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पीछे मैं जैसे आपको बता के आया हूँ कि डेल्टा अल्फा ई इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। इसको डेल्टा अल्फा ई से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एम डेल्टा अल्फा ई, ये आ गया एम आई डेल्टा अल्फा ई, ये आ गया एम आई कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा ई, और ये आपके पास एम इंटू डेल्टा अल्फा ई आ गया। नेक्स्ट टेकिंग समीशन इन ईच पार्ट आई टू एन, समीशन अप्लाई किया तो यहाँ से आपके पास ये जो पहला हिस्सा है यहाँ पर समीशन अप्लाई किया, एम इज़ अ कांस्टेंट हेयर, तो इसे हम समीशन से बाहर ले आएंगे, ये बन जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 से एन डेल्टा अल्फा आई। यहाँ पर एम के नीचे आई है, तो यहाँ पर ये वाला एम आई जो है वो समीशन से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप समीशन जो है वेरी कर रहे हैं आई से एन पर, ठीक है। आपका समीशन इज़ रनिंग ओवर दी इंटरवल आई इज इक्वल टू 1 से एन, तो दिस इज़ वाई यहाँ पर ये एम आई अंदर रहेगा, यहाँ पर भी ये कैपिटल एम आई अंदर रहेगा, और यहाँ पर कैपिटल एम आई बाहर आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम जो है सॉरी यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है m इंटू समीशन आई इक्वल टू 1 से डेल्टा अल्फा, दिस सम इज इक्वल टू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, ये किस तरह इसके इक्वल है। अब इस चीज़ को अगर आप ओपन कर लें, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अल्फ़ा के नीचे आई हो डेल्टा अल्फ़ा आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा अल्फ़ा इंटू एक्स आई, ये दोनों नोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समीशन को अगर आप यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा अल्फ़ा एक्स वन प्लस डेल्टा अल्फ़ा एक्स टू प्लस डेल्टा अल्फ़ा एक्स थ्री प्लस अप टू सोन डेल्टा अल्फ़ा एक्स एन। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेल्टा अल्फ़ा आई, दिस डेल्टा अल्फ़ा एक्स वन विल बिकम अल्फ़ा एक्स वन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट, क्योंकि आपने डेल्टा अल्फ़ा आई को यहाँ पर बताया था कि इस तरह है अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन बाय इट्स डेफिनेशन, तो दिस विल बिकम अल्फ़ा एक्स वन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट
डेल्टा अल्फ़ा x2 विल बिकम अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1 अप टू सोन। लास्ट टर्म आपके पास इस तरह बन जाएगी अल्फ़ा xn माइनस अल्फ़ा xn माइनस 1। ठीक हो गया जी ये। अब आप गौर करें कि यहाँ पर सिर्फ दो टर्म बचेंगी, एक आपकी पहली ब्रैकेट में से ये वाली अल्फ़ा x नॉट और एक आखिरी ब्रैकेट की पहली ये वाली। कैसे? यहाँ पर ये अल्फ़ा x1 माइनस में है, ये प्लस में, ये कट जाएंगे। इसी तरह आगे अल्फ़ा x2 आएगा और इधर भी आपके पास अल्फ़ा x3 को अगर आप ओपन करें वो भी कट जाएगा। इसी तरह ये कट जाएगी। सिर्फ दो टर्में आपके पास बचेंगी, एक होगी अल्फ़ा xn और एक होगी अल्फ़ा x नॉट। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आगे आपके पास ये जो अल्फ़ा xn है, दिस टर्म विल बिकम अल्फ़ा xn इज एक्चुअली इक्वल टू xn इज़ हेयर लास्ट नंबर था आपका पार्टीशन का, और x नॉट इज़ दी फर्स्ट नंबर था आपका पार्टीशन का। तो दिस विल बिकम अल्फ़ा b माइनस अल्फ़ा a। ठीक है, तो डैट इज़ वाई यहाँ पर आपके पास जो समीशन है, समीशन डेल्टा अल्फ़ा एक्स आई जो है वो इसके बराबर है सारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये आपके पास जो डेफिनेशन है समीशन एम आई स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लोअर स्टेल्जिस सम, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपर स्टेल्जिस सम। एंड यहाँ पर आपके पास डेल्टा अल्फा ये मैं बता चुका हूँ आपका अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए के बराबर है। तो ये आपकी पहली इनक्वालिटी है जो आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वी डिफाइन टू इंटीग्रल डेट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्टिवली लोअर एंड अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल्स। अब यहाँ पर अपर और लोअर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल को हम डिफाइन करते हैं इस तरह, ए से बी के ऊपर यहाँ पर ये बार लगाई हुई है मैंने। ठीक है, और एक्चुअली ये क्या है, दिस इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अपर रिमान सम। जब आप अपर रिमान सम का इन्फीमम निकालते हैं, ठीक है, तो फिर उस चीज़ को आप कहते हैं अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। ठीक है, इन्फीमम ऑफ अपर रिमान सम। अब इन्फीमम ऑफ अपर रिमान सम का मतलब क्या है? अच्छा, अब ये व्हाट डज मीन बाय द इन्फीमम ऑफ अपर रिमान स्टेल्जिस सम? इट मीन्स डैट कि आपके पास यहाँ पर देखें, जब आपने पार्टीशन पी ली है तो उसके अपर रिमान स्टेल्जिस सम को मैंने यू पी एफ अल्फ़ा से नोट किया है। फ़र्ज़ करें फॉर पार्टीशन P1, जब आपकी पार्टीशन P1 होगी, एक पार्टीशन P1 है, फॉर दिस पार्टीशन हमने यहाँ पर एक अपर रिमान सम डिफ़ाइन किया जिसको हम लिख लेते हैं U P1F अल्फ़ा, या मैं उसको कह लेता हूँ U1 है। इसी तरह ही सिमिलरली फॉर द पार्टीशन P2 एक नई पार्टीशन फिर ली, उसके अपर रिमान स्टेल्जिस सम को मैंने डिनोट कर लिया U2 से। ठीक है, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस आपके पास एक nth पार्टीशन है। ठीक है, उसके लिए आपने जो अपर रिमान स्टेल्जिस सम डिफाइन किया है उसको हमने डिनोट कर लिया UN से। अब मेरे पास ये जो सेट आ गया है रिमान सम्स का, ये पहला अपर रिमान सम स्टेल्जिस सम आ गया, सेकंड इज़ U2, थर्ड इज़ U3 अप टू सोन UN। नाउ अमंग दीज रिमान सम्स द स्मॉलेस्ट रिमान सम्स इज़ एक्चुअली इक्वल टू, मतलब अब आपने इसका इन्फीमम निकालना है। अब इसका जो इन्फीमम होगा इनमें से कोई ना कोई स्मॉलर तो होगा ना, जो इन तमाम से स्मॉलर है, उसका नाम हमने ये रखा है अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इन तमाम में से मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहता हूँ जी U1 की वैल्यू 1 है, U2 की वैल्यू 2 है, U3 की वैल्यू 3 है, अप टू सोन इसकी वैल्यू आप हमारे पास आ गई 100 के बराबर सपोज। अब इनमें से सबसे स्मॉलर कौन है? इनमें सबसे स्मॉलर जो है 1 है, तो 1 इज़ एक्चुअली दी वैल्यू ऑफ दी अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। आई होप क्लियर होगी बात आपको। अच्छा, अब अगली बात, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ दी इन्फीमम की डेफिनेशन क्या कहती है? इन्फीमम की डेफिनेशन आपके पास एक ऐसा नंबर है जो इस सेट के तमाम नंबरों से छोटा है या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर इस सेट के नंबर x हैं, ठीक है, x बिलोंग करता है A से, सपोज ये दिस इज सेट A, x बिलोंग करता है A से, देन इन्फीमम इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू x। तो इन्फीमम आपके पास ऐसा नंबर है जो इस सेट के हर नंबर से छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा सेट A के हर नंबर से, x से। अब अगली बात, इस सेट का इन्फीमम ये अपर रिमान इंटीग्रल है। क्या है? अपर रिमान इंटीग्रल। तो इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक अपर रिमान इंटीग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ऐसे ही है ना? तो यही मैंने बात यहाँ पर लिखी है कि बिकॉज अपर रिमान इंटीग्रल इज़ इन्फीमम ऑफ दिस सेट
तो ये इस सेट का इन्फीमम है, तो इन्फीमम होने की वजह से ये इस सेट के हर नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि अपर रिमान इंटीग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम। ठीक है, आपने याद रखना है अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान स्टेल्जिस सम। ठीक होगी बात ये, that is the upper Stelzis integral is always less than or equal to upper Stelzis sum, and similarly this is called the lower Riemann Stelzis integral, जिसको हमने डिफाइन किया लोअर Riemann Stelzis integral is supremum of the lower Riemann sum. This is the supremum of the lower Riemann sum. This is the supremum of lower Riemann Stelzis sum. ठीक होगी बात ये। तो अब बिकॉज आप जानते हैं ये अब ये इस सेट का सुप्रीमम है और सुप्रीमम हमेशा उस सेट के हर नंबर से बड़ा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होता है, तो लिहाजा इस केस में आपका जो लोअर रिमान इंटीग्रल है दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम। डैट इज़, नीचे मैंने लिख दिया है, डैट इज़ द लोअर स्टेल्जिस इंटीग्रल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर स्टेल्जिस सम। ठीक है, अपर रिमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल, अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल is always less than equal to upper Riemann Stelzis sum, but lower Riemann Stelzis integral is always bigger than lower Riemann sum. The expression 1 can be written as, अब आपकी जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है और वो एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या थी, ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपके पास सारी इस तरह आ जाएगी। एक्सप्रेशन 1 कैन बी रिटन एज, ये आपके पास आ गई पहली वैल्यू, ये आगे आया था लोअर Riemann Stelzis sum. Lower Riemann Stelzis sum is always less than equal to lower Riemann Stelzis integral, एंड लोअर स्टेल्जिस इंटीग्रल बाय डेफिनेशन हमेशा लोअर स्टेल्जिस इंटीग्रल हमेशा अपर स्टेल्जिस इंटीग्रल से छोटा ही होता है। ये हमने उसमें भी पढ़ा है लोअर रिमान इंटीग्रल में कि आपका जो लोअर रिमान इंटीग्रल है वो अपर रिमान इंटीग्रल से छोटा या बराबर होता है। तो सिमिलरली लोअर स्टेल्जिस इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर स्टेल्जिस इंटीग्रल, एंड अपर स्टेल्जिस इंटीग्रल हमने अभी देखा है कि इज दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान स्टेल्जिस सम। तो ये से छोटा आ गया और दिस क्वांटिटी फाइनली इससे छोटी थी, ये वाली है फ्राम 1 से। ठीक होगी बात ये। तो ये चंद एक बेसिक आपके पास जो इनक्वालिटीज़ हैं जो आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे, इनके मुतालिक आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन कौन सा होता है, मैंने लिखा जी लेट एफ एंड अल्फा बी अ बाउंडेड फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, अल्फा इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ कॉल्ड रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। एफ को आप रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन कहेंगे इफ़ इट्स अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल, देन एफ इज़ कॉल्ड रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। इफ़ और अब अगर आपका एफ जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन बन गया, इफ़ एफ इज़ अ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन देन इट इज़ रिटर्न एज। तो ये नोटेशन यहाँ पर हम इस्तेमाल किया करेंगे, एफ बिलोंग टू दिस आर अल्फ़ा और एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, आगे क्लोज इंटरवल ए बी आएगा। अब यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि कुछ आपके ऑथर जो हैं वो ये वाली नोटेशन भी इस्तेमाल करते हैं रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल के लिए। सम ऑथर्स यूज़ एफ बिलोंग टू आर एस अल्फ़ा टू रिप्रेजेंट एफ इज़ अ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, तो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए आप ये वाली नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखने की वजह ये है कि इन केस कभी पेपर में आपको ये इस्तेमाल होती है तो आपने वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। दिस रिप्रेजेंट दी डैट एफ इज़ अ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कॉमन वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय, अपर रिमान इंटीग्रल के ऊपर आपने देखा था कि बी के ऊपर बार थी और लोअर रिमान में लोअर स्टेल्जिस इंटीग्रल में ए के ऊपर बार थी, लेकिन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, उनके ऊपर कोई बार नहीं लगाते। अगली चीज़ डैट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हेन अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स देन रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल रिड्यूसेस टू रिमान इंटीग्रल। अगर आपका यहाँ पर जो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल है इसमें हम अल्फा एक्स को एक्स के बराबर ले लें, ठीक है, तो फिर आपके पास जो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल है वो रिमान इंटीग्रल के बराबर आया था। अब एक्चुअली असल में रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल में और रिमान इंटीग्रल में फ़र्क क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल एंड रिमान इंटीग्रल। इन रिमान इंटीग्रल वी इंटीग्रेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। ठीक है, आप रिमान के केस में जो इंटीग्रेशन करते हैं वो किसी एक वेरिएबल के लिहाज से करते हैं, वाइल इन रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल वी इंटीग्रेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन अल्फा। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वो किसी और फंक्शन अल्फा के हवाले से होती है।
अगर अल्फ़ा एक्स आपका कांस्टेंट है, वेयर सी द कांस्टेंट, देन रिमान स्टाइलस इंटीग्रल। अब यहाँ पर आप अल्फ़ा एक्स की वैल्यू सी पुट कर दें, दैट इज़ द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने की कांस्टेंट का डिफरेंशियल डी क्या होगा, जीरो होगा, तो ये सारा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। देन रिमान स्टाइलस इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा एंड इट्स वैल्यू जो है वो जीरो होगी। आगे रिमान स्टाइलस इंटीग्रल को किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, ये एक एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने लिखा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अल्फ़ा एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है और क्लोज इंटरवल 0 से 2 पर है। एवेल्यूएट रिमान स्टाइलस इंटीग्रल, आपने ये रिमान स्टाइलस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो अल्फ़ा एक्स हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हेयर डी अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ अल्फ़ा एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा। सो अब इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो आपका रिमान स्टाइलस इंटीग्रल था, ये वैल्यू पुट करने के बाद एक सिंपल इंटीग्रल बन गया आपका रिमान इंटीग्रल। 2 को यहाँ से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन की, आंसर इज 16/3। तो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ रिमान स्टाइलस इंटीग्रल। ठीक है, इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लेमा। ठीक है, ये हम लेमा प्रूफ करेंगे, डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आज के लेक्चर में हमने रिमान इंटीग्रल, रिमान स्टाइलस इंटीग्रल में क्या फ़र्क है वो देखा, रिमान इंटीग्रल के मतलब बेसिक डेफिनेशंस और जो कुछ नोटेशंस इस्तेमाल होंगी वो देखी। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर से कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा ज़रूर। और अगर मेरी ये वीडियो किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।